ब्रेन ट्यूमर एक शब्द ऐसा है जो बहुत से लोगों को तुरंत मन में शंका पैदा करता है कि ये एक तरीके की बीमारी मस्तिष्क में हुई है और अब मरीज़ की बस कुछ चुनिंदा दिन की ज़िंदगी बची हुई है। लेकिन ये गलत धारणा है। ट्यूमर एक शब्द है, अंग्रेजी शब्द, जिसका मतलब है कि कोई ऐसी प्रक्रिया शरीर में उत्पन्न हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। वो प्रक्रिया खतरनाक भी हो सकती है, जानलेवा भी हो सकती है, या वो जानलेवा ना हो, सिर्फ थोड़ी बहुत दिक्कत मरीज को महसूस कराए। जैसे ब्रेन ट्यूमर कई प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे ट्यूमर होते हैं जो जीवन भर मरीज के मस्तिष्क में रह सकते हैं, लेकिन मरीज को ज़्यादा दिक्कत पता नहीं चलती, या उनका पता भी कभी इंसिडेंटल फाइंडिंग की तरह होता है, क्योंकि किसी चोट की वजह से अपना सिटी स्कैन कराने गए और उनको कोई ऐसी चीज़ दिखी मस्तिष्क के अंदर जिससे बाद में पता चला कि वो ट्यूमर है। तो अंग्रेजी में उसको हम लोग बेनाइन ट्यूमर बोलते हैं, जिसकी कई किस्म हैं, जैसे लो ग्रेड ग्लियोमा हो गया, या मेनिंजियोमा हो गया, या सिस्ट हो गए, डर्मोइड सिस्ट हो गए। कई प्रकार के ट्यूमर्स हैं जो कि बेनाइन होते हैं या लो श्रेणी के होते हैं, जिससे मरीज की जान जाने की कोई भी संभावना नहीं होती है। हाँ, अगर वो बहुत लंबे समय तक पड़े रहें और वो बढ़ते रहें, मस्तिष्क के ऊपर दबाव डालें, तो मरीज को सिम्टम्स आ सकते हैं। सिम्टम्स सर में दर्द होना, उल्टी होना, कई प्रकार के होते हैं। तो वो हम लोग सिटी स्कैन या एमआरआई करा के कंफर्म करते हैं। इसी प्रकार से शब्द कैंसर, कैंसर एक अंग्रेजी शब्द है जिसका मतलब होता है कि वो बहुत तेज़ी से फैलता हो। तो ट्यूमर एक प्रकार का कैंसर हो सकता है, लेकिन हर ट्यूमर कैंसर नहीं होते। जैसे अगर हमारा हाई ग्रेड ट्यूमर है मस्तिष्क का, जिसे हम लोग अंग्रेजी में ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म में बोलते हैं, अगर वो है तो वो एक बड़ा प्रकार का ट्यूमर है जिससे मरीज़ की जान जाने को खतरा होता है, और उसका इलाज भी हमें जितनी जल्दी संभव वो हमें कराना चाहिए। और तो सबसे पहले मन में जितने भी हमारे दर्शक हैं ये दिमाग में रखें, हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर नहीं होता है। कैंसर एक उस ट्यूमर का नाम दिया जाता है जो बहुत तेज़ी से फैलता हो, जो ग्रेड 3 या ग्रेड 4 का हो। ट्यूमर बेनाइन भी हो सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि वो छोटे प्रकार के ट्यूमर हैं, हो सकता है जीवन भर तक उनकी सर्जरी भी ना करानी पड़े। इसमें पहला जो कारण है वो ये है कि अगर आप में कोई जीन म्यूटेट हुआ है, जिसे हम लोग जेनेटिक लेवल पे स्टडी करते हैं, जिसमें म्यूटेशन हो, जिसमें मोस्ट कॉमन हमारा ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म है, और मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा ट्यूमर होने वाला ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म ही है, जो ग्रेड 4 का होता है, जिसकी डायग्नोसिस के बाद मरीज़ की आयु भी सीमित रह जाती है। लेकिन कई प्रकार के ऐसे ट्यूमर हैं जो जन्मजात होते हैं, पैदाइशी होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिक्कत मरीज़ में नहीं करते, जिनकी खोज या डायग्नोसिस कभी कभी इंसिडेंटल हो जाती है, किसी और चीज़ के लिए कराने का और पता चला। लेकिन वैसे ट्यूमरों का इलाज भी ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि वो मरीज़ को कोई भी दिक्कत नहीं उत्पन्न कर रहे होते हैं। लेकिन अगर वो ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म में है, जिसकी वजह से वो तेज़ी से बढ़ता है, मरीज़ के सर में दर्द होता है, दर्द के साथ साथ उल्टी होती है, कभी कभी इतने अत्यधिक गति से वो ट्यूमर बढ़ता है कि मरीज सडनली अनकॉन्शियस या कोमा में भी चला जाता है, जिसके लिए हम लोग को तुरंत इलाज करना होता है। फिर और क्या क्या कारण हो सकते हैं, जिस प्रकार से लोगों को पता है, जैसे सिगरेट हो गया, तंबाकू हो गया, ये शरीर के कई भाग्यों में कैंसर की उत्पत्ति करता है। तो उसमें से मस्तिष्क भी एक है। अगर आप बहुत ज़्यादा सेवन सिगरेट का करते हैं, या आप टोबैको च्यूई करते हैं, पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, ये भी एक कारण है ट्यूमर का, क्योंकि वो भी जीन में म्यूटेशन करा सकता है। दूसरा रेडिएशन, जो व्यक्ति लोग ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे रेडिएशन का एक्सपोजर होता हो, सबसे कॉमन है आम हमारे माहौल में वो एक्सरे हो गया, सिटी स्कैन हो गया, या हमारी कैथ लैब्स हो गई जहाँ पे रेडिएशन का एक्सपोजर होता है। दूसरा उन लोगों में होने की संभावना है जो न्यूक्लियर प्लांट्स में काम करते हैं, जहाँ रेडिएशन का एक्सपोजर होता है, या ऐसी जगह रहते हैं जहाँ रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ था, ऐसे लोगों को ट्यूमर होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा जो सबसे मुख्य कारण है कि अगर कोई ऐसा ट्यूमर जो परिवार में चलता आ रहा है, तो उसकी संभावना रहती है कि वो हमारे दूसरे
परिवार के व्यक्तियों में हो सकता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती, बहुत से लोगों में नहीं भी होता है। ऐसी कोई हमारी स्टडी नहीं हुई है जिसमें हम ये प्रूव कर सकें कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर होने का खतरा है जिसको पहले कुछ ना हो। ये संभावना ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोगों में ऐसे लोगों में ट्यूमर मिला है जो जिनके परिवार में किसी को भी नहीं था, और ऐसे लोगों में नहीं मिला है जिनके पूरे परिवार में था। तो ये कहना मुश्किल है कि किस में हो सकता है किस में नहीं हो सकता है। बस जो कारण है बाकी ट्यूमर्स के, अगर हम उस पर ध्यान दें और उससे हम बचें तो संभावना कम हो जाती है। लेकिन ये पता करना है कि सिर्फ इस व्यक्ति में होगा या इसमें नहीं होगा, ये असंभव है, हम नहीं बता सकते। पहली समस्या है उसकी कि उसके सर में दर्द होता है। सर का दर्द एक महत्वपूर्ण समस्या है उस मरीज़ में जिसको ब्रेन में ट्यूमर है। तो वो ट्यूमर कई प्रकार से प्रेजेंट कर सकता है। पहला, सर का दर्द जो बहुत ही कॉमन है, ज़्यादातर मरीजों में होगा। दूसरा, वो किस भाग में ट्यूमर है। मस्तिष्क के ऐसे भाग में ट्यूमर है जो हमारे दूसरे अंगों की प्रतिक्रिया को कंट्रोल करता है। जैसे अगर वो मोटर कॉर्टेक्स में है, अगर वो मेरे हाथ की प्रतिक्रिया को कंट्रोल करता है या पैर की प्रतिक्रिया को या ज़बान की या मुंह की या किसी भी अंग की, तो वो प्रभावित हो सकती है। अगर वो ऐसी जगह ट्यूमर है जो हमारी बोलने की क्षमता को कंट्रोल करता है, तो हो सकता है मरीज़ ठीक से बोल ना पाए या सिर्फ सुने और उसके अल्फाज ना निकलें, या हाथ पैरों में लकवा मार जाना, या सिर्फ पैर में या हाथ में विभिन्न प्रकार से ये ट्यूमर अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले बोला, वो सर में दर्द होगा। जब ट्यूमर अत्यधिक बढ़ने लगेगा तो मरीज उल्टी के साथ सुबह सुबह अपनी परेशानी बताएगा कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे उल्टी महसूस होती है, और उल्टी करने के बाद मुझे सर का दर्द थोड़ा कम हो जाता है। ये एक बहुत कॉमन सा सिम्टम है मरीज़ के, जिन मरीजों को ब्रेन ट्यूमर होता है। और ये एक अलार्मिंग साइन होता है अगर किसी घर में किसी भी व्यक्ति को ऐसी संभावना है या ऐसा हो रहा है कि उल्टी महसूस हो सुबह और वो उल्टी करे, उल्टी करने के बाद सर का दर्द कम हो जाए, तो वो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करे, क्वालिफाइड डॉक्टर से, न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाए और उनके हिसाब से अपनी जांचें करवाए, जिसमें किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाएँ और इलाज सही समय पे चालू हो जाए। ब्रेन ट्यूमर का डायग्नोसिस का जो मेन महत्वपूर्ण रोल है वो एमआरआई का है। एमआरआई करा के हम लोग ये ढूंढते हैं कि वो क्या कोई अतिरिक्त कोशिकाएं हैं जो वहाँ पे ग्रो कर रही हैं, जिसको हम लोग ट्यूमर या कैंसर कह सकते हैं। ये कहना कि वो कैंसर है कि नहीं है, वो कुछ ही ट्यूमरों में हम लोग बता सकते हैं। जैसे मैंने पहले आप लोगों को स्पष्ट किया है कि ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म एक हाई ग्रेड ट्यूमर है जिसको हम लोग एमआरआई में ही पहचान लेते हैं, और 99% हम लोग पहचानने में कामयाब होते हैं। 1% हम लोग उसमें गलत हो सकते हैं, जिसकी फिर फुल एंड फाइनल डायग्नोसिस बायोप्सी से होती है। बायोप्सी का मतलब होता है जब हम सर्जरी करते हैं, ट्यूमर को निकाल देते हैं, उस ट्यूमर की कोशिका को जांच के लिए भेजते हैं, फिर उस कोशिका को हम माइक्रोस्कोप में देख के ये नतीजे पे पहुँचते हैं कि वो किस श्रेणी का ट्यूमर है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। उस हिसाब से आगे की प्रक्रिया और इलाज करते हैं। ब्रेन ट्यूमर के इलाज में जो सबसे बड़ा रोल है वो एमआरआई का है। सबसे पहले एमआरआई कराते हैं। एमआरआई करा के ये देखते हैं कि किस भाग्य में मस्तिष्क के वो ट्यूमर उत्पन्न हुआ है। उस हिसाब से पूरी प्लानिंग करी जाती है सर्जरी की। मरीज को उसके जितने भी समस्याएं या उससे ऑपरेशन से उत्पन्न होने वाली फ़ायदे सब बता दिए जाते हैं। मरीज का ऑपरेशन वाले दिन मरीज को बेहोश करके मस्तिष्क खोल के उसका कपाल हटा के हम लोग ढूंढते हैं कहाँ पे ट्यूमर है, फिर उस ट्यूमर को हम लोग कोशिश करके निकालते हैं। ट्यूमर निकालते वक्त कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा नॉर्मल मस्तिष्क है उसमें भी क्षति हो सकती है, तो ये हम लोग पहले से बता के रखते हैं। लेकिन जान बचाने के लिए हम लोग को करना ऐसा पड़ता है, और जिसमें हम लोग ज़्यादातर कामयाब भी होते हैं ट्यूमर निकालने में। तो मेन इलाज हमारा सर्जरी होता है। सर्जरी करने के बाद अगर ट्यूमर छूट जाए या बायोप्सी में वो हाई ग्रेड आ जाए, तो जो सेकंड स्टेज का हमारा इलाज है वो है कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी। ज़्यादातर हम लोग रेडिएशन देते हैं, उस मरीज़ के मस्तिष्क को रेडिएट कर देते हैं जहाँ पे ट्यूमर था, जिसमें ट्यूमर की कोशिकाएं मर जाएं, उनकी मृत्यु हो जाए और वो आगे उत्पन्न ना हो। दूसरा कीमोथेरेपी दे के भी हम लोग ऐसी दवाएं शरीर में देते हैं खून के जरिए, जिससे कैंसर की सेल्स का उत्पत्ति रुक जाए या ख़त्म हो जाए।
ब्रेन ट्यूमर से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उन चीज़ों, उन पदार्थों का प्रयोग ना करें जिससे और ट्यूमर उत्पन्न होते हैं शरीर के। जैसे मैंने पहले बोला, सिगरेट हो गया, तंबाकू हो गया, कोई भी नशीला पदार्थ, या ऐसा एक्सपोजर, हम कोई ऐसी स्थिति में काम करते हैं जहाँ पे कोई पॉल्यूशन है या रेडिएशन का पॉल्यूशन है, इसको अगर हम अवॉइड करें तो हम इस चीज़ से बच सकते हैं। लेकिन ये सटीकता से कहना कि हम ये ना करें तो ट्यूमर नहीं होगा, ये गलत होगा कहना, क्योंकि ट्यूमर का जो मेजर कॉज है वो एक म्यूटेशन है। वो म्यूटेशन किसी में भी हो सकता है। सिर्फ हम आंकड़े लगाते हैं कि अगर ऐसा सेवन या ऐसी चीज़ लेने से या एक्सपोजर होने से म्यूटेशन की चांसेस बढ़ जाती है, जिससे हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को संभावना बढ़ गई है। लेकिन सटीकता से हम नहीं कह सकते कि इसी व्यक्ति को होगा या इसको नहीं होगा। अगर किसी मरीज को ट्यूमर डायग्नोस होता है तो उसको घबराना नहीं चाहिए। उसको अपने नज़दीकी अस्पताल या जहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर हैं जो इसका इलाज करते हैं, जो यूजुअली न्यूरोसर्जन हैं जो इसका इलाज करते हैं, उनको दिखाना चाहिए। उनसे समझना चाहिए कि उसकी प्रोग्नोसिस क्या होगी, क्या वो ट्यूमर बढ़ने वाला है कि वो रुका रहेगा, कोई समस्या नहीं करेगा। उसके हिसाब से वो अपनी पूरी प्लानिंग करके उसका इलाज कराए। और मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा, इसमें परेशानी की बात नहीं है। आप मान के चलिए 100 में से 80 ऐसे ब्रेन ट्यूमर हैं जिनका इलाज संभव है और मरीज पूरी ज़िंदगी ढंग से अपनी जीवन को जी सकता है।